हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जो मॉर्निंग शिफ्ट का क्लास 9 का जो पेपर हुआ था उसके हम सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। और पेपर कैसा रहा, ठीक है, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन तो काफ़ी सिंपल थे जो मैंने अभी स्टडी किया, और कुछ क्वेश्चन जो है थोड़े घुमाने वाले आए थे, ठीक है। बाकी कुछ क्वेश्चन तो बहुत ईजी थे, ठीक है। तो पेपर कहने का मतलब एवरेज था इसका मतलब। अब देखो, पहला क्वेश्चन ये है, इसमें बोला गया था कि आपको ये दे रखा है, ठीक है, एक्स दे रखा है, और यहाँ आपसे पूछा गया प्रोटॉन बताइए, न्यूट्रॉन बताइए, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए नीचे वाला जो होता है एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु संख्या होती है, ऊपर वाले को मास नंबर कहते हैं। तो जो प्रोटॉन होते हैं ना, जो प्रोटॉन होते हैं वो यही बराबर होते हैं। तो प्रोटॉन का आंसर जो था वो 82 था, ठीक है। ये इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, ठीक है, प्रोटॉन। तो और न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, ये ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा देंगे, ठीक है। और जिन्होंने देखा होगा वीडियोस, काफ़ी मैंने कोशिश की थी हर चीज़ बताने की, ठीक है, तो उनको बेनिफिट भी हुआ होगा। तो 10 में 8 के कितने बचे, 2, और इस तरीके से 125, ठीक है। तो अगर आपसे जैसे अगर कोई इवनिंग शिफ्ट वाला बच्चा देख रहा है तो आपसे हो सकता है इसमें इलेक्ट्रॉन पूछ लें, तो आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर ये तीनों बराबर होते हैं, ठीक है। और हो सकता है आप में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लिख के दे दे और बोले एटॉमिक नंबर बताओ, इलेक्ट्रॉन बताओ, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि जो प्रोटॉन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो एटॉमिक नंबर होते हैं वो तीनों बराबर होते हैं। तो तीनों में से कोई भी एक आ जाए, तीनों बराबर है। लेकिन न्यूट्रॉन जो है ना वो अलग होते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए मास नंबर में से माइनस कर देते हैं, क्या माइनस कर देते हैं, न्यूट्रॉन को, तो एटॉमिक नंबर निकल आते हैं, ठीक है। या अगर हम मास में से एटॉमिक नंबर माइनस कर दें, मास में से एटॉमिक नंबर माइनस कर दें तो न्यूट्रॉन आ जाते हैं, बात एक ही है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि आपको क्या पता लगाना है, यहाँ पर प्रोटॉन पता लगाना है। तो प्रोटॉन कितना आ गया 82, और न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे, 207 में से 82 घटा देंगे, ठीक है। और आप में हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आपसे पूछे एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं, तो आप बता देना कि किसी एटम के जो यहाँ पर न्यूक्लियस होता है, ठीक है, उसके अंदर जो प्रोटॉन होते हैं उसे हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। और अगर आपसे मास नंबर बोलेगा तो इसके अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ना उसको बोलते हैं, ठीक है। मैं ज़्यादा नहीं समझा सकता क्योंकि फिर बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी, थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ खाली। ये कह रहा है इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वो नेगेटिव होते हैं, ठीक है, और जो प्रोटॉन होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। तो ये कह रहा है एक परमाणु में अगर दोनों ही होते हैं तो उस पर कोई आवेश क्यों नहीं होता, क्योंकि वो एक दूसरे के प्रभाव को नेग्लिजिबल कर देते हैं, ठीक है। और जो नेट चार्ज होता है ना वो शून्य के इक्वल हो जाता है, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। और आगे सुनो, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर और में था कि अगर आप ऊपर वाला नहीं करते तो नीचे वाला आपको करना था। तो यहाँ पर इसने बोला था कि आपको इसे डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग में लिखना है। तो देखो यहाँ पे एटॉमिक नंबर बोला है, तो अगर आपको टेबल याद है ना तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले क्या आता है, हाइड्रोजन। तो मैं पहले बी का आंसर बता रहा हूँ। तो पहले हाइड्रोजन लिखेंगे, फिर हीलियम, पूरा पूरा लिखेंगे, लाइन से लगाना था। इंक्रीजिंग मतलब होता है छोटे से बड़ा। तो आप में भी ऐसा क्वेश्चन आने के चांस हैं जो इवनिंग वाले हैं, तो उस टेबल में से कोई से भी 4-5 लिख देगा और बोलेगा इंक्रीजिंग बताओ, सुन रहे हो। तो पूरी टेबल देख लो, ठीक है। तो अब जैसे पहले हाइड्रोजन है, फिर हीलियम है, उसके बाद जो है सोडियम आएगा क्योंकि 11 नंबर पर होता है, फिर एल्यूमिनियम आएगा। सोडियम का सिंबल Na होता है, और सिंबल नहीं लिखना है आपको, पूरा पूरा लिखना है, ठीक है। एल्यूमिनियम का जो 13 नंबर पे होता है। फिर इससे बोला मास को डिक्रीजिंग में लिखो। डिक्रीजिंग मतलब होता है बड़े से छोटा, तो ये ज़्यादा भारी है, उससे हल्का, उससे हल्का, उससे हल्का। तो यही सेम यहाँ पर आ जाने से बस इस वाले में पहले एल्यूमिनियम बताना था, फिर सोडियम बताना था, फिर हीलियम बताना था, फिर हाइड्रोजन। समझ में आ गई। जो आपकी पीरियोडिक टेबल दे रखी है ना, उस पीरियोडिक टेबल के हिसाब से आपको इसमें बताने थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसने बोला कि कौन से इसमें से आइसोटॉप्स हैं, ठीक है। आइसोटॉप्स किसे कहते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर जो होता है डिफरेंट होता है। जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है, उसे बोलते हैं। तो आप ध्यान से देखो, अगर नीचे वाली चीज़ सेम है और ऊपर वाली अलग है तो उसे आइसोटॉप बोलते हैं, समस्थानिक बोलते हैं। तो इसका आंसर जो है वो ये लिख देना था आपको, दोनों। और हो सकता है अगर इवनिंग शिफ्ट वाले देख रहे हैं तो उनके पेपर में आ जाए आइसोबार कौन सा है, ठीक है। आइसोबार देखो, आइसोबार में ऊपर वाली चीज़ सेम होती है, नीचे वाली चीज़ अलग होती है। तो ये जो जेड है ना, ये आइसोबार कहलाएंगे, ठीक है। और ये कह रहा है कि क्या जो आइसोटॉप होते हैं उनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी होती है, बोलोगे हाँ, क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, उसके बाद नेक्स्ट ये कह रहा है जो पेनिसिलिन है ना
उसकी जो पेनिसिलिन की जो दवाई है वो डेंगू के इलाज के लिए क्यों नहीं यूज़ होती। तो आपको पता होना चाहिए कि जो डेंगू वायरस से होता है, ठीक है। तो इस और ये जो बैक्टीरिया के लिए काम करती है और इसका स्ट्रक्चर अलग होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि हाउ डेंगू फीवर स्प्रेड इन कम्युनिटी। देखो जो डेंगू फीवर है वो कैसे फैलता है, आप बता सकते हो बच्चों डेंगू फीवर कैसे फैलता है। ये जो डेंगी होता है ना, डेंगी, ठीक है, तो जो लेडी डेंगी होती है मच्छर, तो उसके काटने से फैलता है, ठीक है। और ये और फीमेल एडिस बोलते हैं उसको, देखो। और जो इवनिंग शिफ्ट वाले हैं उनमें आ सकता है कि मलेरिया किससे होता है, एनाफ्लीज से होता है, ठीक है। जो मलेरिया होता है ना एनाफ्लीज से होता है। आपसे जो टाइफाइड आ सकता है वो बैक्टीरिया से होता है। तो देखो जो इसके आसपास की चीज़ ना वो कर लो, ठीक है। बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी इस तरीके से, ठीक है। और आगे सुनो, तो उसके बाद ये कह रहा है एक्यूट और क्रोनिक डिसीज़ में क्या अंतर है। ओ कौन खतरनाक है, तो आपको पता है क्रोनिक खतरनाक है क्योंकि धीरे धीरे फैलती है और पूरी, ठीक है, लाइफ तक रहती है, ठीक है, ये लंबे समय तक रहती है। तो इससे ये पूरी जो बॉडी होती है ना उसके सिस्टम को वीक कर देती है, ठीक है, इम्यून सिस्टम को डैमेज कर देती है। तो इसलिए ज़्यादा हानिकारक है। एक्सप्लेन बोला तो जो मैंने बोला बना बना के लिखना था। अब आप में हो सकता है ये आ जाए कि एक्यूट और क्रोनिक में क्या डिफरेंस है, तो आप बता देना। एक्यूट थोड़े समय के लिए होती है और क्रोनिक लंबे समय के लिए होती है, ठीक है। एक्यूट तेज़ी से फैलती है और क्रोनिक जो होती है वो धीरे धीरे फैलती है। देखो इंग्लिश में मैं बोल रहा हूँ, तो ये देखो एक्यूट को तीव्र, क्रोनिक को दीर्घ बोलते हैं, ठीक है। तीव्रकालिक नाम से पता लग रहा है जो तेज़ी से फैलते हैं। और अगर जैसे किसी बच्चे को कर रहा है ना, तो वो ये देख ला करो ना फटाफट कि इसका मीनिंग, जो क्वेश्चन लिख रहे हैं उसका मीनिंग क्या बन रहा है, उसी को बना के लिए। तो अगर कोई क्वेश्चन अगर नहीं आता तो, ठीक है। और आप में ये भी आ सकता है जो इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ में क्या अंतर है। देखो इन्फेक्शियस डिसीज़ जो होती है जो एक से दूसरे को फैल जाती है, नॉन इन्फेक्शियस जो एक से दूसरे को नहीं फैलती। हिंदी में बोलते हैं संचरणीय रोग और असंचरणीय रोग, संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। अब देखो नीचे और में पूछ भी लिया है कि हम असंक्रामक रोग से कैसे बच सकते हैं। बताओ आप कोरोना से कैसे बच सकते हो। अच्छा ये असंक्रामक बोला है, असंक्रामक का मतलब पता है क्या है, जो एक से दूसरे को नहीं फैलते हैं। जैसे एड्स है, ओ एड्स नहीं, जैसे कैंसर है, ठीक है, जैसे डायबिटीज़ है। तो आपको इस बीमारी से बचना है, तो आप इससे अपने को कैसे बचा सकते हैं, बताओ कैसे बचाओगे। आप जो है अपने संतुलित आहार खा के, ठीक है, अपने लाइफस्टाइल को सही रख कर, क्योंकि ये बीमारी तो देखो दूसरे को तो होंगी नहीं, ठीक है। ये गलत खान पान या मतलब कुछ बॉडी के अंदर गलत केमिकल्स जा रहे हैं, ठीक है, उसकी वजह से होते हैं, कोई जीन्स की वजह से होते हैं, है ना। तो अब ऐसे आपके में पूछ लेगा कि कम्युनिकेबल डिसीज़ को कैसे बचा सकते हो। कम्युनिकेबल जो एक से दूसरे को फैलती हैं, जो एक से दूसरे को फैलती है, तो आप बता दें मास्क लगा के रखें, ठीक है, साफ़ सफाई रखें, ठीक है ना। सुन रहे ना मेरी बात, तो आपको ये थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद देखो ये छठा क्वेश्चन था, ये कह रहा है कि 10 किलोग्राम रोबोट को मंगल ग्रह की सतह पर भेजा जाता है और उसका मान इतना है। देखो इसके जी की वैल्यू इतनी है। तो ये कह रहा है मंगल और पृथ्वी का द्रव्यमान और भार बताइए। देखो मैंने आपको बताया था कि जो अगर जिन्होंने वीडियोस देखी होंगी तो मैंने बताया था जो मास होता है ना, मास वो कभी बदलता नहीं है। तो अगर 10 किलो का रोबोट है, ठीक है, तो इन्होंने बोला कि मंगल पर कितने का होगा, आप बोलोगे 10 किलो का ही होगा। पृथ्वी पर कितने का होगा, बोलोगे 10 किलो का ही होगा, हाँ या ना। अब इसने बोला कि दोनों का भार कितना होगा, तो भार निकालने के लिए उसकी ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब मंगल में कितना भार होगा, तो मंगल के लिए आप 10 किलो को मल्टीप्लाई कर दोगे मंगल की ग्रेविटी से, यानी कि 3.70 से, ठीक है। और जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी को भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि पृथ्वी की ग्रेविटी हम 10 लेते हैं, अप्रोक्स 10 दे रखे क्वेश्चन में। देखो अगर जब भी हमें वेट निकालना होता है ना, वेट, तो हमें उस धरती की, उस प्लैनेट की ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करनी होती है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर दोनों का आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका मार्स का, ये आपका आ जाएगा अर्थ का। और आपसे कैसे क्वेश्चन आ सकता है, आपसे बोलेगा कि कोई पर्सन है वो 40 किलो का है, ठीक है, तो वो बताओ धरती पे कितने न्यूटन का होगा। तो धरती पे बोलो ना, और धरती पे बोलो तो धरती की ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। अगर वो बोलेगा कि कोई व्यक्ति 40 किलो का, तो मून पर कितने होगा, तो मून की ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर देंगे 1.67 से, ठीक है। तो मतलब जब भी वेट निकालने के लिए बोलेगा, भार निकालने के लिए बोलेगा, तो जिस जगह पर है उसकी ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये जो जी होता है ना बदलता रहता है, ये जी बदलता रहता है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है एक प्रयोग के दौरान समान ऊंचाई की दो अलग अलग इमारतों के से समान आकार और द्रव्यमान की दो गेंदें गिराई जाती हैं। जहाँ एक इमारत एक ध्रुव पर है, एक बिल्डिंग ध्रुव पर है, कहाँ पर है, पोल पर है, दूसरी जो है वो विषुवत पर यानी कि इक्वेटर पर है। तो ये कह रहा है कौन सी गेंद ज़मीन पर पहले पहुँचेगी। देखो जहाँ ग्रेविटी ज़्यादा होगी ना, तो वहीं पर तो होगी,
हाँ है ना, देखो जहाँ पर ज़मीन से जो जी की वैल्यू जहाँ ज़्यादा होगी ना वो जल्दी गिरेगी। सुन रहे हैं मेरी बात? तो आपको पता होना चाहिए कि जो ध्रुव है ना उस पर जो जी की वैल्यू 10 के आसपास होती है, और ये जो विषुवत होता है इक्वेटर इसके होते हैं 9.8 के आसपास। ठीक है, तो ये ज़्यादा है। बाकी आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे आप 9.7 के आसपास पाएंगे, ये 9.8 के आसपास पाएंगे, तो ये ज़्यादा ही होता है। ठीक है, तो ये ज़्यादा तो ध्रुव पर आप बोलेंगे पहले गिरेगी। ठीक है, ये ऐसे ऐसे आंसर था। थोड़ा कंसेप्ट देख रहे थे बच्चों को कितना आता है। अगर ये नहीं आता था तो बच्चों को ऑप्शन वाला करना था। इसमें बोला था कि कौन जीरो हो सकता है, बताओ। बड़ा जी है छोटा जी, तो छोटा जी जो है वो जीरो हो सकता है, बड़ा जी जो है वो जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, आपसे पूछ लेगा इसमें कि बड़े जी की वैल्यू बताइए, बड़े जी की वैल्यू क्या होती है, या बड़े जी की ऐसा यूनिट बताइए, ऐसा यूनिट क्या होती है, इस तरीके से। ठीक है, और ये बोल रहा है कि बताइए कि, चलो ये तो वही हो गया। अच्छा, ये आगे भी इसी में है, ये कह रहा है कि आपको बताना है कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, जो एफ है, एफ देखो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में। एफ का क्या फॉर्मूला होता है, बड़ा जी छोटा एम बड़ा एम बटे में डी का स्क्वायर पड़ा है। तो ये कह रहा है कि ये जो फोर्स है ना, फोर्स बल, वो कितना होगा, ये कह रहा है इन दोनों के बीच बताओ, अर्थ और सन और अर्थ और मून। ठीक है, बताओ किस में ज़्यादा होगा, सेम होगा या अलग अलग होगा। देखो जितना बीच में डिस्टेंस बढ़ेगी ना, जितनी दूरी बढ़ेगी उतना फोर्स कम होगा। अब देखो अर्थ सन से बहुत दूर है तो इसमें फोर्स अट्रैक्शन कम है। ठीक है, और अर्थ मून के पास में है तो इसमें फोर्स अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। समझ में आ रही है? तो आपको ये पता होना चाहिए बच्चों, ये फॉर्मूला। अगर अब मैं क्या बोलूँ बार वीडियो, ठीक है, बस ये थोड़ा सा घुमा के दिया ना, इसलिए बच्चे कहेंगे अरे आता तो था लेकिन हमें पता नहीं था कैसे करना है ना, ये हो जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा पहले वो क्वेश्चन करना एग्जाम में जो तुम्हें अच्छे से आते हो, ताकि कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो बाद में सोच पाओगे। तो देखो अगर ये डी जितना ज़्यादा कम होगा उतना ताकत कम होगी, अगर ये बढ़ता है ना तो फोर्स अट्रैक्शन बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आगे सुनो। अच्छा, ये मैं पहला ना पार्ट 1 आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि इतना आप समझो, मैं इसलिए दूसरा पार्ट जब तक बनाता हूँ ताकि इससे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम भी है ना जो बच्चे देख रहे हैं, है ना, तो आगे सुनो आप।